इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अब एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पुराना, कि हमारे पास पुराना क्या क्या था। तो भाई हमने इस पूरी ग्रेजुएशन की बुक में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ चुके हैं, साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ चुके हैं, यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्रीय संगठन हैं हमने वो पढ़ लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ जो हमारा यूएनओ है हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। तो यानी हम कम्प्लीटली यहाँ तक आ चुके हैं। अब बात हमने क्या की थी कि भाई जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध भी हमने पढ़ लिया है। और शीत युद्ध में हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई किस तरीके से अमेरिका ने पश्चिमी गुट बनाया था और जो सोवियत संघ था उसने अपना पूर्वी गुट बनाया था। और हमने ये भी चीज़ देख ली कि भाई जो गुट निरपेक्षता है, गुट निरपेक्षता ने किस तरीके से इसमें कारगर भूमिका निभाई है। तो यही ये सारी चीज़ें जब हमने देख ली तो भाई ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा था, जस्ट रिमेंबर कि ये जो शीत युद्ध का टाइम ड्यूरेशन चल रहा था 1945 से लेके 1990 तक। तो ये जो टाइम था, इस टाइम के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और वो क्या थी कि भाई अमेरिका ने अपना पश्चिमी गुट बनाया और दुनिया को एक विकल्प दिया कि भाई मेरे साथ आ जाओ, मैं लोकतंत्र का क्या हूँ, समर्थक हूँ, और जो पूंजीवादी व्यवस्था है मैं उसका भी समर्थक हूँ। वहीं सोवियत संघ ने, यानी उस टाइम यूएसएसआर नाम था उसका, उसने भी दुनिया को एक विकल्प दिया और उसने भी क्या किया कि भाई मेरे पास भी क्या है, मेरे पास भी एक विकल्प है कि तुम यहाँ आ जाओ और मेरे साथ समाजवाद के समर्थक बन जाओ या फिर मेरे समर्थक बन जाओ। वहीं गुट निरपेक्षता ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई और दुनिया को एक तीसरा ऑप्शन दिया जो बाकी दोनों गुटों से क्या था, अलग। यानी बाकी दोनों गुट इसके अंदर शामिल नहीं थे। और यहाँ क्या था कि जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि भाई जो गुट निरपेक्षता था उसका मेन मोटिव क्या था, मुद्दा क्या था। तो वही वो भी हम बता चुके हैं कि गुट निरपेक्षता का एक ही मुद्दा था कि भाई ना वो अमेरिका के साथ है ना वो सोवियत संघ के साथ है। लेकिन जो मेन जो फोकस करने वाली लायक चीज़ थी उसमें क्या था कि किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना गुट निरपेक्षता का एक बहुत अहम मुद्दा था। हालांकि आलोचकों का और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीज़ इसमें नज़र आई वो क्या थी, शांति और समृद्धि की ओर अपना एक कदम। तो वहीं दुनिया भाई 3 हिस्सों में बढ़ गई थी और वो क्या थी, पहली दुनिया। तो पहली दुनिया का मतलब था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी वो सारे देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपने लिए श्रेष्ठ मानते थे। अब मैं एक बार जरा थोड़ा सा बता देती हूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि एक तरह से जो शासन है और जो मतलब सारा सब कुछ सेटअप है वो किसके हाथ में आ जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है। यानी कि हम क्या चीज़ बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब कहाँ पहुँच जाता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पहुँच जाता है। और यहाँ गरीबों को इतने लेवल पे देखा नहीं जाता। तो भाई पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, जितने भी लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, उसके हित में थे, उन सारे लोगों को पहली दुनिया यानी पूंजीवादी व्यवस्था में डाल देगा। अब दूसरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के काफ़ी सारे देश हैं। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है, यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, टर्की हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही मतलब मान्यता देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी दुनिया की। तो भाई दूसरी दुनिया के अंदर क्या था कि भाई दूसरी दुनिया का एक ही मोटिव था, समाजवाद। यानी सारी शक्तियाँ जो शासन करने की हैं, जो लोगों के हित की हैं, वो सारी शक्तियाँ किसके पास पहुँच जाएं, सरकार के पास पहुँच जाएं। वो लोगों के विकास में काम करे, हित में काम करे, काम ना करे, वो सारे फैसले किसके हैं, सरकार के। यानी ये जो पावर का एक सोर्स था वो कौन बन जाए, सरकार बन जाए। तो जो दूसरी दुनिया थी, दूसरी दुनिया के अंदर जो देश जिन्हें बोला गया वो क्या था, समाजवादी व्यवस्था। यानी समाजवादी व्यवस्था के सभी लोग जो थे वो किसकी टीम में आ गए, वो एक तरह से दूसरी दुनिया की टीम में आ गए। अब ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि कभी कोई ये सोचे अच्छा भाई कोई और दुनिया भी होगी। नो, इट्स जस्ट नॉट अ मीन। यहाँ पर क्या रीज़न है कि भाई पहली दुनिया यानी एक अलग कैटेगरी के देशों को पहली दुनिया का नाम दे दिया गया जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं। दूसरी दुनिया एक समाजवादी व्यवस्था के देशों को एक कैटेगरी में डाल दिया गया जिसे नाम दिया गया दूसरी दुनिया। अब वही बात आती है तीसरी दुनिया की, जो हमारा मेन टॉपिक
है। तो भाई तीसरी दुनिया में कौन लोग आते? तीसरी दुनिया में वह लोग आते जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, विकास, चाहे वो कैसे भी हो। अब उसका एक रीज़न और भी था कि तीसरी दुनिया में सारे 9 स्वतंत्र देश थे। 9 का मतलब 9 नहीं, 9 नहीं है, 9 स्वतंत्र देश, यानी नए स्वतंत्र देश थे। वो चाहे वो लैटिन अमेरिका के हों या फिर अफ्रीका के हों या एशिया के हों या फिर कहीं और के हों, वो सभी 9 नव स्वतंत्र देश जिनका एक ही मकसद था, विकास, विकास और विकास। तो उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया और उसका नाम दिया गया तीसरी दुनिया के देश, यानी विकासशील देश। अच्छा, तीसरी दुनिया के देशों में एक बात कॉमन थी कि ये सभी देश मतलब एक तरह से बहुत लंबी गुलामी करके अपनी आज़ादी को इन्होंने प्राप्त किया था। काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ इन्हें इनकी आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी को प्राप्त करने के पश्चात इनका क्या मोटिव था? सिर्फ एक ही मोटिव था कि ये क्या करें, विकास कर सकें और अपने लिए एक समर्थन जुटा सकें। ये इनका मेन मोटिव था। अब तीसरी दुनिया के देशों को की जो ये मान्यता थी, एक तो मतलब ऑलरेडी दुनिया जो थी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही थी 45 से 90 तक, क्योंकि लोगों को ये डर था कि पता नहीं कहीं दुनिया अब ख़त्म ना हो जाए, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि जैसी कंडीशंस अमेरिका और सोवियत संघ में चल रही थी, उस कंडीशन को देखते हुए लोगों में काफ़ी भय था, काफ़ी डर का माहौल बना हुआ था, कहीं कहीं चिंता का विषय था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पहली दुनिया और दूसरी दुनिया तो लगभग कुछ अपने लिए थोड़ा सा मतलब काफ़ी इनके पास सिक्योरिटी थी, पर जो तीसरी दुनिया के लोग थे ये काफ़ी टेंशन में थे। वाई? बिकॉज ये सोच रहे थे कि कहीं पहली दुनिया का कोई इन्हें अपने अंदर आने के लिए फोर्स ना करे या दूसरी दुनिया का कोई आने के लिए फोर्स ना करे। तो भाई इनके पास एक तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि इतनी मुश्किल से इन्हें प्राप्त हुई थी इनकी स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता के पश्चात ही इनके साथ क्या हुआ कि वर्ल्ड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में आ गया। जो दुनिया थी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में आ गई थी। वहीं इन लोगों के पास एक ही मुद्दा था, एक ही रीज़न था कि इन्हें विकास किसी भी तरीके से करना है। अच्छा, तो इसको नाम इन देशों की वजह से जो ये है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इसको नाम दिया गया। मतलब क्या था नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का? मतलब क्या था कि इन तीसरी दुनिया के देशों के जो मोटिव्स थे, यानी विकास के मोटिव्स, तो उन्हीं विकास के मोटिव्स पर इतना ज़्यादा हाईलाइटेड खुद को करना, खुद को इतना ज़्यादा बचा के रखना, खुद को इतना ज़्यादा सिक्योर कर लेना, वही ये जो सारी चीज़ थी इसको नाम दिया गया नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो दुनिया जो थी वो कैसे जी रही थी कि कुछ इंग्लैंड के दबदबे में जी रहे थे, कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दबदबे में जी रहे थे, कुछ उपनिवेशवाद बने हुए थे। तो भाई मतलब दुनिया का एक अलग लेवल था। लेकिन यहाँ इन लोगों ने विकास को सबसे सर्वश्रेष्ठ मुद्दा बताकर अपनी जो कदम थे उनको अग्रसर किया, आगे बढ़ाया और इस पर डटे रहे। तो इसे ही क्या नाम दिया गया? नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसको नाम दिया गया। अच्छा, यहाँ एक और मुद्दा और आता है कि चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि तीसरी दुनिया के जो मोटिव्स थे वो क्या क्या थे। तो फर्स्ट मोटिव्स क्या था भाई इनका? आर्थिक विकास। क्योंकि जितने भी पुराने देश थे उपनिवेशवाद वाले देश, जिन्होंने सभी देशों को उपनिवेशवाद बनाया था, तो उन्होंने इन देशों को काफ़ी ज़्यादा हनन किया था, काफ़ी ज़्यादा शोषण किया था। तो इन देशों के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी आर्थिक विकास की। यानी डेफिनेटली किसी भी देश का अगर एक नागरिक ठीक से खा पी रहा है, उसके वो अपनी सारी ज़रूरतें, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है, तो यानी अगर एक व्यक्ति किसी देश का अमीर है, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसी तरह बाकी सारे जो व्यक्ति हैं वो भी अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। यानी एक देश में अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 के 5 अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, तो क्या देश गरीब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी देश अमीर कब होता है? जब उस देश के नागरिकों का विकास हुआ होता है। और विकास कैसे होता है भाई? आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। तो वहीं तीसरी दुनिया के देशों के पास जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो मुद्दा था आर्थिक विकास का, कि इन्हें अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी थी, और उनके कारोबार के लिए कोई नए साधन ढूंढने थे, और अपने देश को इस तरह से जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति करनी थी कि सभी लोग अपना स्वतंत्र विकास कर पाएँ और स्वयं विकास कर पाएँ। जैसे हमारे इंडिया के आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई हर कोई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है। तो वही तीसरी दुनिया के देशों को के पास ये उपलब्ध विकल्प भी तो होना चाहिए ना, कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन हो, कि सरकार ने उसको ये ऑप्शंस दिए हैं एंड देन वो ये कर सकता है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास क्या था?
भाई आर्थिक विकास का मुद्दा, कि आर्थिक विकास इनके लिए सर्वश्रेष्ठ ज़रूरी था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और अपने देश के लोगों के लिए सारी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो तीसरी दुनिया के पास एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा क्या था? सामाजिक विकास का। भाई किसी भी जगह पर किसी भी देश की अगर बात की जाए, अगर उस देश के लोग अमीर हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर एक डिसिप्लिन सोसाइटी नहीं है, एक अनुशासन वाला समाज नहीं है, तो क्या वो देश विकास कर सकता है? सपोज मैं बाहर कुछ खाती हूँ, सपोज मान लीजिए कोई मैंने चीज़ खरीदी और उसका जो रैपर है मैंने वो फिनिश की और रैपर को मैंने रोड पर फेंक दिया, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मेरा देश इसी तरह से विकास कर पाएगा? क्यों? क्योंकि नन्ही छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है, लोगों के समाज में उनके दिमाग का विकास किया जाता है। कि जैसे हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं कि भाई पानी की कमी है दुनिया में, तो हमें पानी बचाना चाहिए। अब मैं बोलती रहूँ पानी बचाओ पानी बचाओ, तो क्या पानी बच जाता है इससे? नहीं। पानी कब बचेगा? जब हमारे समाज का इतना विकास हो चुका होगा कि अगर कोई इंसान कहीं कोई टैप खुली हुई देख रहा है तो वो क्या करे? उसको बंद कर दे। क्यों? उसका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप्ड होना ज़रूरी है, वो समाज पर इतना ज़्यादा जो मतलब अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाना उसको आना चाहिए, ताकि एक अच्छे समाज की जो मतलब एक अच्छे समाज की नींव रखी जा सके। अब यही एक एग्जांपल है कि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके कि भाई जो जहाँ सब स्वतंत्र हों, सबका विकास हो, सब खुश हों। तो वहीं तीसरी दुनिया के पास सामाजिक विकास का मुद्दा भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि भाई एजुकेशन दिलानी थी लोगों को, एजुकेशन के पोर्टल्स खोलने थे ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट ना हो, एंड ऐसी कोई भी चीज़ जो उन्हें विकास से रोके, ऐसा कोई मुद्दा उनके सामने ना आए। तो भाई सामाजिक विकास भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक था। किसके लिए? तीसरी दुनिया के देशों के लिए। अब पूंजीवादी व्यवस्था के या साम्यवादी व्यवस्था के जो देश थे, जो पहली दुनिया या दूसरी दुनिया के जो देश थे, वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से विकास करते आ रहे थे, क्योंकि वो किसी के दबदबे में नहीं थे, या फिर अगर थे भी तो उन लोगों ने अपने आप को पहले ही आज़ाद करवा लिया था। तो उनको एक अच्छा टाइम मिला था सारी चीज़ों को बनाने का, उसे यूटिलाइज करने का। तो ये जो उनका प्लस पॉइंट उनके लिए रहा, तो उनके पास ये मुद्दे नहीं थे इतने ज़्यादा जितने ये मुद्दे तीसरी दुनिया के देशों के पास थे, कि उन्हें एक तो आर्थिक विकास करना था, ऊपर से समाज के लिए भी कुछ नए ऐसे साधन तैयार करने थे कि उनको एक अच्छा विकल्प मिल सके, एक अच्छा मोटिव मिल सके, एक अच्छा पॉइंट मिल सके। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इन देशों के लिए, वो भी एक ऐसी स्थिति में जहाँ ऑलरेडी दुनिया काफ़ी ज़्यादा जूझ रही हो। तो वही हमारा तीसरा मुद्दा था सांस्कृतिक विकास। जिस तरह से किसी एक देश में किसी एक धर्म या जाति या लिंग के लोग नहीं रहते, उसी तरह से सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में जो देश हैं वो भी वहाँ हर तरह का, हर प्रकार का व्यक्ति दिखाई देता है। वहाँ धर्म भी दिखाई देते हैं, वहाँ लोग की सोचें भी अलग अलग होती हैं। तो वहीं एक मुद्दा आ जाता है सांस्कृतिक विकास का। तो संस्कृति क्या होती है कि भाई एक संस्कृति का लेवल होता है जो किसी इंसान को उसके देश से मिला हो। कि यानी मान लें हम अगर इंडियन हैं और एक ट्रेडिशन फैमिली में हम पैदा हुए हैं, तो हम लोगों को पता है कि भाई यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो सलवार सूट है, या फिर मान लीजिए कुर्ता है या पजामा है, या इस तरह का हमारा ट्रेडिशन है, तो हमें वो ट्रेडिशन आ जाएगा। ये भी हमारी एक संस्कृति हो गई। अब एक संस्कृति होती है हमारी क्या चीज़ जो हमें धर्म से मिलती है। तो यहाँ दो लेवल की संस्कृति हो गई, एक वो जो हमें देश से मिली और दूसरी वो जो हमें किसी धर्म से प्राप्त हुई हो। तो वही मुद्दा ये भी बहुत बड़ा था कि भाई देश तो चलो ठीक है, देश तो अपनी संस्कृति को प्रमोट करता ही है, लेकिन क्या कोई देश किसी धर्म की संस्कृति को ही प्रमोट करता है? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब जैसे वही एग्जांपल लें कि हमारे इंडिया के अंदर हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, यानी अगर हम इंडियन हैं तो हम जो चाहें अपनी जो सही है, जो हमारे अधिकार के दायरे में आता है, हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर सलवार सूट पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, जीन्स पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, या अगर हम साड़ी पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें मेल्स की तो व्हाटएवर जो भी वो पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। तो ये इजाज़त हमें किसने दी? हमारे देश ने। यानी हमारा देश हमें हमारे देश की संस्कृति की तरफ भी अग्रसर कर रहा है और हमारे धर्म की संस्कृति में भी कोई आँच नहीं आ रही। तो वहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा तीसरी दुनिया के देशों के पास था कि भाई एक तो ऑलरेडी विकास के इतने सारे मुद्दे उनके पास खड़े हुए थे, ऊपर से सांस्कृतिक विकास। क्योंकि कोई भी देश कमज़ोर हो जाता है जब उसके देश के नागरिक अपने देश का सपोर्ट करना बंद कर दे। यानी राष्ट्रवाद की अगर भावना लोगों में
ना हो तो शायद देश के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड देन द रीज़न क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम्हारे अंदर देश प्रेम नहीं है तो शायद तुम अपने देश को अपना ना समझो और फिर उसकी और या उसके विकास के लिए कार्य ना करो। तो वहीं तीसरी दुनिया के पास इतने सारे जो ये मुद्दे थे कि आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है, और उसी टाइम पे एक सी खतरनाक स्थिति दुनिया में बनी हुई थी। उसके बाद उस पर डटे रहना, उस पर बने रहना और विकास की जो रास्ता था उस पर चलना, इसी को बोला गया नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अच्छा, तीसरी दुनिया के देशों की एक थोड़ी सी शिकायत थी उन देशों से जिन्होंने उनका शोषण किया। भाई तीसरी दुनिया के देश ये कहते थे कि भाई जो मतलब उपनिवेश वाले देश थे जिन्होंने राज किया है, तो उन देशों ने काफ़ी शोषण किया। तो उन देशों को जो है, अगर आज के वक्त में वो देश तीसरी दुनिया के देशों को या फिर विकासशील देशों की मदद करते भी हैं, तो उन देशों को अपने दिमाग में ये बात याद रखनी चाहिए कि वो अपना पश्चाताप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई शोषण भी तो तुमने ही किया है, तो तुम ये चीज़ कैसे कह सकते हो कि मैं मदद कर रहा हूँ या मैं एहसान कर रहा हूँ? तो तीसरी दुनिया के देशों पर ये कुछ भी कहना जो है सही, कुछ हद तक सही बनता है कि भाई अगर तुम मदद कर रहे हो तो तुम हमसे ये पॉइंट मत डालो कि हम मदद कर रहे हैं। तुमने जो हमारे साथ किया है तुम उसकी भरपाई करोगे, करना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें वही जो है तुम्हें सोचना चाहिए कि हम भरपाई कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न था। और इसके अलावा बहुत सारे जो मतलब विकसित देश हैं उन्होंने विकासशील देशों का, नवसदन देशों का बहुत ज़्यादा शोषण किया, जो व्यवस्था के लिए काफ़ी ख़राब था और उन देशों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब साबित हुआ। तो वहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बात का भी बन जाता है कि व्यवस्था जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब कर दी गई थी पहले से ही। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भाई संसाधन बहुत सारे थे, लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया है, अगर हमारा कुछ फ़ायदा करके गया है तो नुकसान बहुत ज़्यादा किया है। इनफैक्ट जितना हमारा फ़ायदा किया है उससे कहीं ज़्यादा हमें लूट के चला गया। अगर इंग्लैंड इंडिया का विकास वाकई ही करता तो शायद आज इंडिया भी एक विकसित देश बन चुका होता, क्योंकि एक लंबे अरसे तक इंग्लैंड ने हमारे देश पर राज किया है, हमारे देश पर शासन किया है। तो वही बात क्या थी कि अगर इन देशों के या फिर उन सभी लोगों के दिल में देश प्रेम या अंतर्राष्ट्रीय भावना होती तो शायद आज ये देश जो इतनी ज़्यादा मुसीबतों से जूझ रहे थे इन्हें जूझना नहीं पड़ता। लेकिन अब भी इन देशों का ये कहना है कि जो इनके साथ बर्ताव करना चाहिए, जो स्थिति इनके साथ रखनी चाहिए विकास की या सहायता की या सहयोग की, वो नहीं की जाती है। और इसी सारी कमियों के रहते इन देशों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। तो वहीं भाई मसला यहाँ पर क्या हुआ कि जो तीसरी दुनिया के देश थे वो ऑलरेडी अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ कर स्वतंत्र हुए थे। उनके सामने कानून व्यवस्था लागू करना, देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में दिखाना और अपने नागरिकों की सारी ज़रूरतें पूरी करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और इसी मुद्दे की प्राप्ति के लिए, इसी मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन लोगों ने अपनी जो उनके पॉइंट्स थे उन पर वो अड़े रहे, डटे रहे और अपनी स्वतंत्रता की ओर और अपने विकास की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते चले। तो इसी पूरे पॉइंट्स को जो वर्ल्ड ने नाम दिया है, जो दुनिया ने नाम दिया है, वो नाम दिया है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यानी कि अब कोई भी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। वो जो गुलामी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई किसी का गुलाम नहीं हो सकता। लोग मरना पसंद कर सकते हैं लेकिन गुलाम बनना पसंद नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ जो इसमें पूरे चैप्टर में बताई गई थी वो मैंने आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।